बच्चों आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक जो है वो आईआईटी के लिए, नीट एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए और फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। क्लियर बात है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह से हमें किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आज हम लोग उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है, कोई ऑब्जेक्ट हमें बड़ा कब दिखाई देता है, छोटा कब दिखाई देता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ने के पहले या सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करता है इसको समझने से पहले हम लोग आज ये देखेंगे कि कोई भी चीज हमें बड़ा क्यों दिखाई। जैसे हम लोग इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर अगर इतना पास है तो हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये मार्कर दूर चला जाएगा हमसे तो फिर हमको इसका साइज जो है वो छोटा दिखाई पड़ेगा। मार्कर तो वही है, साइज इसका वही है, ठीक है, फिर हमें क्यों बड़ा या छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में जरा हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज हमें कितना बड़ा दिखाई देगा, कितना छोटा दिखाई देगा, यह डिपेंड करता है कि हमारे आंख से जो है वो कितना डिस्टेंस पर रखा गया है। क्लियर बात है? एज फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे हम लोग एक आपका दोस्त है, आपके पास आता है तो वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सपोज कर लो कि आपका दोस्त नीचे खड़ा है, आप छत पे है, छत वो नीचे से आवाज दे रहा है, जब आप छत से उसको देखते हैं तो उसका वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चों ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो उसका एक लार्जर इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। ह्यूमन आई आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो ह्यूमन आई के लिए बना देंगे, अगर मुझे उस तरह का रिक्वायरमेंट लगा तो, आप लोग का ये आया तो इमेज जो है रेटिना पर जितना बड़ा बनता है तो उतना ही ज्यादा जो रेटिना पर रॉड्स और कोन्स हैं, जो सेंस रिसेप्टर्स हैं, जो रॉड क्या करता है, शेप और साइज को आइडेंटिफाई करता है, कोन क्या करता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है। तो जितना ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा रेटिना पर उतना ही ज्यादा नंबर्स ऑफ रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर वो इमेज जो है हमें वो जो ऑब्जेक्ट है हमें उतना ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वही जब ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो रेटिना पर एक छोटा इमेज फॉर्म करता है। छोटा इमेज फॉर्म करता है तो उतने ही दूर में जो है छोटा इमेज चूंकि फॉर्म हुआ तो उतना ही दूर का जो है वो सेंस रिसेप्टर्स एक्टिव हो पाता है और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा दिखाई पड़ता है। इसको जरा हम लोग एक समझते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेकर के हम बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे सपोज कर लो ये ह्यूमन है, सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक लिख लें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग देखें, जैसे सपोज कर लो बच्चों ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये कुछ ह्यूमन आई है, राइट, ये ह्यूमन आई है। देखिए, अब एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट क्या है, एच, ठीक है। अब इसका इमेज अगर आप लोग रेटिना पर देखें, एक तो रेल ले लो ऐसे ही जो किसी से पास हो रहा है, ठीक है, एक देखो यहाँ पे जिस तरह से, चलो ये तो नीचे वाला कहीं ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये आई पे इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि रफली जो इमेज बनता है रेटिना पर, जो इमेज का साइज होता है वह रफली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एंगल, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आई पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का जो है सेंस रिसेप्टर्स को एक्टिव कर पाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो कवर कर पाएगा, इसका इमेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। लेकिन वही सपोज कर लो यही ह्यूमन आई है, यही आई है, और यही आई है, और ऑब्जेक्ट जो है बच्चे वो इतना दूर चला गया, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट है अभी एज, लेकिन अब जो ये इमेज फॉर्म करेगा ये थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये एंगल सबटेंड करेगा वो आप देख सकते हो यहां से, क्लियर बात, हम इसको जो ज्वाइन कराएंगे
तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये मान लो थीटा डैश एंगल है, तो ये थीटा डैश क्या है, थीटा डैश एंगल क्या है, थीटा से छोटा है। और उसी तरह से ये वाला जो एरिया कवर किया, ये जो रीजन है इसके इमेज के द्वारा जो कवर्ड है, यह भी क्या हुआ है, कम हुआ है। क्लियर बात है। तो इस तरह से इस केस में क्या होगा, बड़ा इमेज बनेगा और इस केस में छोटा इमेज बनेगा। तो बड़ा इमेज बनेगा तो हमको ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देगा, छोटा इमेज बनेगा तो हमको इमेज भी छोटा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई पड़ता है। क्लियर बात है, यहां तक आया समझ में। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हमें ऑब्जेक्ट जो है, इस यहां से कंक्लूजन ये आता है कि ऑब्जेक्ट का बड़ा दिखाई देना या छोटा दिखाई देना किस बात पे डिपेंड करेगा, किस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आई पे कितना एंगल सबटेंड किया गया है। जितना बड़ा एंगल सबटेंड होगा आई पे, उतना ही बड़ा हमें उसका साइज दिखाई देगा, और जितना छोटा एंगल सबटेंड होगा हमारे आई पे, उतना ही छोटा इमेज हमें, छोटा ऑब्जेक्ट हमको दिखाई पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके और हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को समझेंगे, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आइए देखिए, कहाँ गया मिटाने को, चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप को समझेंगे। देखो, चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा और ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो, इसका मतलब यह आया कि जो ऑब्जेक्ट जितना ही नजदीक है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। वो सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, जब वह ऑब्जेक्ट हमारे नियर पॉइंट पे रहेगा तब। जब ऑब्जेक्ट हमारे नियर पॉइंट पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, हमको सबसे बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, वह सबसे ग्रेटर एंगल हमारे आई पे सबटेंड करेगा। लेकिन अगर हम और नजदीक ला लिए तो भैया वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को लिस्ट डिस्टेंस, एक डिस्टिंक्ट विजन जो है उस वहां पर रखना जरूरी है। अगर उसके और पास आ जाएगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो फिर बड़ा बनने से फायदा ही क्या, कि जब हमको दिखाई ही ना दे। क्लियर बात है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट जो है जनरली व्हेन ऑब्जेक्ट is kept at near point of eye, its size appear to be maximum। वो कैसा होता है, मैक्सिमम उसका साइज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, यह लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन डी पे रखा हुआ है, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये थीटा नॉट एंगल सबटेंड कर रहा है आई। क्लियर बात है। ये एज है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है बच्चों, एज। क्लियर बात, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, एज है, और उसको थीटा नॉट एंगल सबटेंड किया गया है, इस पे आई पे थीटा नॉट एंगल सबटेंड किया है। और इस तरह से ये जो हमको दिखाई देगा, इसका साइज जो होगा वो मैक्सिमम होगा नेकेड आई से, है ना। नेकेड आई से इसका साइज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अब सपोज कर लो, अगर हम एक कन्वेक्स लेंस का यूज कर लें, जब हम एक कन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं तो यही ऑब्जेक्ट जो है वो और बड़ा दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होना चाहिए बच्चों, वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ का होना चाहिए। तो इसका जो साइज है, जो अपीयरेंस है, इसका जो अपीयर साइज है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इस तरह से जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखाई देने लग जाएगा, तो जब हम कन्वेक्स लेंस का यूज इस पर्पस के लिए करते हैं कि वो हमको ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखाई दे, या फिर अपीयरिंग जो साइज है, अपीयर्ड साइज जो है उसको इनलार्ज कर दे, तो उस कंडीशन में हम लोग कन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर बात है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ अलग नहीं है, बल्कि कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप तब कहेंगे जब वो कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट के साइज को, अपीयरिंग साइज को क्या कर दे, वो इनलार्ज करने के लिए यूज किया जाए, अपीयरेंस बड़ा बनाने के लिए उसका यूज किया जाए, है ना। तो when a convex lens is used to make
appearing size of object larger, it is called as सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे। कब? जब ऑब्जेक्ट के अपियरिंग साइज को वो बड़ा बना दे। क्लियर बात है? चलिए देखिए, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, एक हमने क्या किया, ये जो एंगल है थीटा नॉट, इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कन्वेक्स लेंस का यूज करके। कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करेंगे तो ये साइज, यह जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, इस कंडीशन में जो है, इस वाले कंडीशन में हम लोग अगर लिखे बच्चों, अगर हम लोग लिखें ये एंगल क्या है? थीटा नॉट एंगल क्या है? कंपैरेटिवली क्या है? छोटा एंगल है, क्योंकि अपर्चर क्या है? छोटा है। तो ये थीटा नॉट क्या हो जाएगा? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा नॉट। पढ़े होंगे आप लोग। तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा नॉट मतलब p बाई b मतलब h बाई b के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए, अब हम एक इसके सामने क्या कर देते हैं? कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, छोटा फोकल लेंथ का, है ना। फोकल लेंथ क्या है इसका? छोटा है। फोकल लेंथ छोटा है, और जब हम कन्वेक्स लेंस लगा दिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है h, तो ये मान लो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा डैश एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये थीटा डैश एंगल सबटेंड कर रहा है किस पे? लेंस पे, या हेंस वही जितना लेंस पे करेगा वो इतना ही क्या होगा? आई पे होगा। तो थीटा डैश है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये कहाँ पे रहे? फोकल लेंथ पे रहे, या कहाँ पे रहे? फोकस पे रहे ना। फोकस पे रहे तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल है। तो एक रे ले लीजिए आप यहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास करेगा? इसके फोकस से पास करेगा। तो जो आई रिसीव करेगा, आई जो रिसीव करेगा इसका इमेज, आई जो यह रिसीव करेगा इसका, आई जो रिसीव करेगा, ये जो लाइट आ रही है आई से, या सॉरी, ये जो लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से, लेंस से क्रॉस करके, लेंस को पास करके जो आई तक जो लाइट पहुंच रहा है, वो इसको लगेगा कि कहां से आ रहा है? वो इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है। ऐसा इसको लगेगा आई को। तो इन्फिनिटी पर इमेज तो बनेगा। ये जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। लेकिन अगर हम लोग एंगल की बात करें, यहाँ पे थीटा डैश की बात करें, तो यह थीटा डैश क्या हो जाएगा? थीटा डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा डैश, मतलब क्या हो जाएगा? थीटा डैश इज इक्वल्स टू, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई बी मतलब h बाई f। और f क्या है बच्चों? f क्या है? छोटा है। f जो है d से भी छोटा है। इसको बोल लो आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे h क्या है? f क्या है? f इज लेस देन d। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये f जो है वो d से छोटा है, मतलब ये ओवरऑल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा से h को डिवाइड कर रहे हैं। d क्या है? d f से बड़ा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे? इससे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो थीटा डैश जब थीटा नॉट से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा डैश जो है वो थीटा नॉट से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस आंख को ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना? एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो सकता है आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? नियर पॉइंट पे रखा गया है। ये वाला डिस्टेंस क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन है। क्लियर बात है? आई पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा नॉट एंगल सबटेंड कर रहा है। करें तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस एंगल को हम फर्दर बढ़ा सकते हैं जब आई के पास में, आंख के पास, आंख के सामने कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चे? कन्वेक्स लेंस लगाया, और इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट किया कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रहे? फोकस पे रहे। फोकस पे जब यह रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। इफ माना कि एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा डैश एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा?
थीटा डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा डैश। तो स्मॉल एंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो थीटा डैश क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h बाई एफ। h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या हो गया, उसका फोकल लेंथ हो गया, किसका, लेंस का। अब देखिए f क्या है, जो फोकल लेंथ है वो क्या है, d से छोटा है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है। तो जब f छोटा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, h बाई एफ क्या हो जाएगा, h बाई डी से बड़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब थीटा डैश क्या हो गया, थीटा नॉट से बड़ा हो गया। जब थीटा डैश थीटा नॉट से बड़ा हो गया तो यही चीज तो है, इसी पर तो डिपेंड कर रहा है अपीयरिंग साइज ऑब्जेक्ट का। तो जब थीटा डैश बड़ा हो गया थीटा नॉट से, इसका मतलब इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। क्लियर बात है, आया समझ में। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं, इसको जरा समझिए। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, जब ऑब्जेक्ट रखा गया है जब ऑब्जेक्ट रखा गया इस लेंस के या फिर इस सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पे रखा गया, तो इमेज कहां पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर। मतलब इस आई पे जो रेज आ रही है, आई ऐसा रेज को रिसीव करेगा कि इसको लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसको इमेज कहां पर दिखाई देगा, इन्फिनिटी पर। अब इमेज इन्फिनिटी पर, दूर की चीजों को देखने के लिए जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है या इमेज दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर दिखाई दे रहा है, तो इन्फिनिटी पे चीजों को देखने के लिए आप एकदम आराम से, ऐसे आई जो हमारा होता है एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, आई जो हमारा होता है वो एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, उस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, लिस्ट स्ट्रेस्ड होता है वो, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। चलिए तो हम इसको थोड़ा मिटाना चाहेंगे, हालांकि अभी और जरूरत है इसको। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में अब देखिए, आप एक चीज इसमें जो नोट रखने वाली चीज है वो चीज ध्यान रखेंगे आप, कि ये वाला केस में जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा हुआ है ना, तो इस कंडीशन में जो थीटा नॉट का वैल्यू है कितना है, h बाई डी है। क्लियर बात है। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप नॉर्मल एडजस्टमेंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं पॉज करके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, देन its image eye receives light rays as they are coming from infinity, as they coming from infinity. In this case, our eye is least stressed, and hence it is called नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखो बच्चों, लिख लिए, पॉज कर लो, लिख लो। चलो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इतना तो समझ में आ गया कि थीटा डैश क्या है, थीटा डैश बड़ा है थीटा नॉट से, मतलब क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट जो हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ये ज्यादा बड़ा क्यों दिखाई दिया, इसकी वजह से, ये कन्वेक्स लेंस की वजह से, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से। आगे देखो, अब देखो हम लोग बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चे, यह रेशियो होता है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रेशियो होता है थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, ये थीटा डैश है यहाँ पे, तो थीटा डैश बाई थीटा नॉट। यह थीटा डैश और थीटा नॉट क्या, थीटा डैश क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन आई व्हेन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, या मैग्नीफायर इज यूज्ड, या सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम लोग मैग्नीफायर कहते हैं। और ये थीटा नॉट क्या है, उस टाइम का एंगल है। देखो फिर थीटा नॉट बराबर क्या था बच्चों, h बाई डी था। उस टाइम का एंगल है जब
उस वह एंगल है जो आई का सबटेंडेड है कब, जब ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखा गया है तब, और उसका वैल्यू कितना है h/d है। तो देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा थीटा डैश बाय थीटा नॉट। थीटा डैश बराबर कितना है h/f है, और थीटा नॉट कितना है h/d है। इसका मतलब क्या हो जाएगा h/f इनटू d/h। तो ये h से h जाएंगे तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d/f। मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर यह क्या हो जाएगा बच्चे, m इक्वल्स टू क्या हो गया d/f। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर हो गया, लेकिन ये किसके लिए है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। यह किसके लिए है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। यह जो मैग्नीफाइंग पावर है किसके लिए है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अब देखो f जो क्या है, f जो है f लेस देन है किससे, d से। तो d f जब लेस है d से तो m क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो होगा हमको बड़ा दिखाई पड़ेगा। क्लियर बात है, यहां तक आया है समझ में, नोट कीजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, एक अभी आप लोग ये लिख रहे हैं, आप साथ में भी लिखते रहिए जो डेफिनेशन है, और इसका डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो थ्योरी होगा, वो हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। क्लियर बात है, चलिए तो यहां तक सही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो गई। अब देखो एंगल, अब जरा सोचो कि क्या एंगल को और फर्दर इंक्रीज कराया जा सकता है। हाँ, एक केस और है, एक केस और है जब एंगल को और बड़ा हम बना सकते हैं। यह जो सबटेंडेड एंगल है आई पे, यह और बड़ा हो सकता है, थीटा डैश से भी बड़ा हो सकता है। कब, जब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ जाओ। जब ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आ जाओगे, इस तरह से एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बने, नियर पॉइंट पर बने। आई के नियर पॉइंट पर जब इमेज बनेगा तब यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा और इंक्रीज कर जाएगा, और एंगल और इंक्रीज करेगा तो हमको वो और बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। चलिए देखिए, इसका मतलब ये, हम लोग मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, देखो एकदम आराम से समझ के जाना है। देखो समझो बच्चों, देखो दिस एंगल कहने का मतलब थीटा डैश कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड, है ना, कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड more closer to the lens। क्लियर बात है, और पास मूव कराया, ऑब्जेक्ट को और पास मूव कराया, such that its image is formed at the near point of the eye। आई के नियर पॉइंट पर उसका इमेज बने। कहां पर बने बच्चों, आई के नियर पॉइंट पर उसका इमेज बने। इसको हम लोग और फर्दर इंक्रीज करा रहे हैं इस तरह से, इसलिए कि उसका इमेज कहां पर बने, आई के नियर पॉइंट पर बने। जब वह आई के नियर पॉइंट पे बनेगा तो कैसा होगा, चलिए आइए जरा देखते हैं। देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, एच ऑब्जेक्ट है, इसको और मूव करा दिया। मान लिया कि कितना डिस्टेंस मूव कराया इसको, ये अब लेंस से कितना डिस्टेंस है, यू नॉट है। यू नॉट क्या है, अब एफ से भी छोटा है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम रख रहे हैं इसको, राइट। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं इसको। बच्चों देखो इसका इमेज किस तरह से बनेगा, ये यहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, क्लियर बात है। एक दूसरा रे ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, क्लियर बात। ये कुछ डाइवर्जिंग होगा इस तरह से, ये फोकस इसका फोकस, ये कुछ इधर जाएगा, ये डाइवर्जिंग होगा। अब इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे, समझ में आ रहा है, इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे 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 ऐसे, हाँ यहाँ पर कट करेगा, ऐसा अपीयर होगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ज्वाइन कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा इसका, एच का। क्लियर बात। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया मान लो थीटा डबल डैश। क्लियर बात है। अब इस केस में देखेंगे हम लोग, इस केस में जब देखोगे तो थीटा डबल डैश क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा डबल डैश।
इसका मतलब थीटा डबल डैश क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच बाई यू नॉट, क्या हो जाएगा एच बाई यू नॉट हो जाएगा। एच बाई यू नॉट हो गया। अब जरा देखो एक चीज देखो, एच बाई यू नॉट जब ये हो गया, अब क्या है, यू नॉट इज लेस देन एफ, बोलो हाँ कि यू नॉट क्या है, एफ से भी छोटा है, मतलब यह जो थीटा डबल डैश होगा बच्चों वह ग्रेटर होगा किससे, थीटा डैश से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि इसको तो हम एच को हम एफ से डिवाइड कर रहे थे, हाँ कि ना, एफ तो बड़ा है किससे, यू नॉट से, अरे एफ तो बड़ा है यू नॉट से, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो एच ये वाला थीटा डबल डैश जो है क्या एच बाई यू नॉट है, और थीटा डैश का एच बाई एफ है, एफ बड़ा है, इसको बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो थीटा डैश क्या हो गया, थीटा डबल डैश से छोटा हो गया। क्लियर बात है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया, अब और बढ़ गया, थीटा डबल डैश क्या हो गया, थीटा डैश से भी बड़ा, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा वो और भी बड़ा दिखाई देगा, पहले से भी बड़ा दिखाई देगा। क्लियर बात है, आ रहा है समझ में, ठीक है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले से भी क्या होगा, अब बड़ा हमको दिखाई देगा। कंफर्म बात। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस से भी हमको बड़ा इमेज दिखाई देगा, या ऑब्जेक्ट का जो अपीयरिंग साइज है वह क्या होगा, और अब और बड़ा दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर हम इस कंडीशन में बच्चों मैग्निफिकेशन फाइंड करें, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करें, मैग्नीफाइंग पावर, तो वह क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, थीटा डबल डैश बाई थीटा नॉट हो जाएगा। रेफरेंस वही है, कंपेयर उसी से करेंगे, किससे, कंपेयर उसी से करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखे थे, नेकेड आई के नियर पॉइंट पे जब हम रखे थे उस टाइम का जो थीटा नॉट का वैल्यू था, कंपेयर हमेशा उसी से होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा डबल डैश का वैल्यू कितना है, एच बाई यू नॉट है, एच बाई यू नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट का वैल्यू क्या है, एच बाई डी, मतलब एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर h by u naught into d yes d by h, तो m is equals to क्या हो जाएगा, d by u naught। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी आपको कि d तो चलो ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, लेकिन u naught क्या है, u naught तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको पता नहीं होगा, तो इसको फिर आपको क्या करना होगा, फिर नोन टर्म में लाना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको नोन टर्म में लाएंगे, इसको पॉज करके आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको नोन टर्म में लाते हैं। क्लियर है, चलिए हाँ, अब हम इसको नॉन के टर्म में लाएंगे। देखो देखो बच्चों, सिंपल लेंथ इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग 1 by v minus 1 by u minus 1 by u is equals to 1 by f। ओके, अब देखो 1 by v, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या लाना है आपको, d by u नॉट लाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 by u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 by u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by v माइनस 1 by f। अरे हाँ कि ना, इसको इधर लेकर के चले गए, इसको इधर लेकर के, फिर उसको इधर इसलिए, अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं है, अरे आ गया ना। तो 1 by u, इसको देखो, इसको क्या करना है आपको, d से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u नॉट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u नॉट, अरे हाँ कि ना भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u नॉट, जाओ देख 1 by v, ठीक है 1 by ला ली, माइनस इसको एक काम करो, v से डिवाइड करो, v से मल्टीप्लाई करो पूरे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v by v माइनस v by u इज इक्वल्स टू 1 by f। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये क्या है, ये इमेज कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, इमेज कहाँ पर बना है, नियर पॉइंट पे बना है ना। नियर पॉइंट कहने का मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, डी बोल सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ 1 माइनस बी बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। क्लियर बात, चलो 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 ठीक, आपको लाना है डी बाई यू नॉट, डी बाई यू नॉट लाना है आपको, वी बाई एफ, वी बाई एफ, वी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, वी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड नहीं किया, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस भी, इमेज कहाँ पर बना है, नियर पॉइंट पे बना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी डिवाइडेड बाई यू, यू कितना है, माइनस यू नॉट हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी, भी कहने का मतलब माइनस डी, और एफ कहने का मतलब एफ तो एफ ही, अरे हाँ कि ना, फोकल लेंथ इसका, लेंस का, ये कट कट, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1
और ये आएगा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ इज इक्वल्स टू डी बाई यू नॉट। इसका मतलब आप बोल सकते हो डी बाई यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। अरे वाह, इसका मतलब एम यही तो है, यही तो एम है, डी बाई यू नॉट ही तो एम है, तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो इस कंडीशन के लिए, इस एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पावर क्या था, मैग्नीफाइंग पावर क्या था, सिंपली डी बाई एफ था। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या था, पावर डी बाई एफ था। और इस एडजस्टमेंट के लिए किस एडजस्टमेंट के लिए कि इमेज जो है वह नियर पॉइंट पर बने, उस एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, मतलब डी बाई एफ में एक ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये और भी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर हो गया। क्लियर बात है? अब जरा समझते हैं, ठीक है। जनरली एफ जितना आप यहां से देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से ही पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले में मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, डी बाई एफ आया था सिंपली, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था, उसमें डी बाई एफ था और इसमें भी डी बाई 1 प्लस डी बाई एफ। दोनों ही सिचुएशन में देखो कि एफ का वैल्यू जितना कम होगा, फोकल लेंथ जितना कम होगा, मतलब जितना ही स्मॉल अपर्चर का लेंस होगा, जितना ही स्मॉल अपर्चर वाला मैग्नीफाइंग ग्लास होगा या फिर माइक्रोस्कोप होगा, उतना ही क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर उसका ज्यादा होगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैग्नीफाइंग पावर ये जो मैग्निफिकेशन है वो 4 तक तो सही होता है, 4 तक उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होता है, लेकिन 4 से ज़्यादा जैसे ही होता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उसका अपीयरेंस जो है वो थोड़ा, विजिबिलिटी उसका जो है वो अफेक्टेड होने लग जाता है। क्लियर बात है? तो चलिए, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये अच्छे से आप लोग समझें, इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। क्लियर बात है? सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करके और फिर अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।